प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स क्लास 10 की सिविक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में हम जाति धर्म और लैंगिक मसले क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, जाति धर्म और लैंगिक मसले तीनों ही राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो हमारे देश की राजनीति है, इन पर जाति धर्म और लैंगिक मसले बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कैसे डालते हैं, यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे लैंगिक मसलों के बारे में। जाति धर्म आप जानते हैं। सबसे पहले आज जो हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो लैंगिक मसले के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो समझिए, लैंगिक मसले और राजनीति, यानी कि राजनीति में लैंगिक मसलों का क्या महत्व है, इस तरीके से समझते हैं, है ना। देखिए, आप जानते हैं, आप और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षाकृत कम आंका जाता है ना। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम आंका जाता है। तो उसी के बारे में आज हम इस बारे में जानेंगे। मैंने दिया है लिंग आधारित श्रम विभाजन। ये क्या होता है? लिंग आधारित, लिंग का मतलब जेंडर के आधार पर काम काज को बांटना, है ना। जेंडर के आधार पर कामकाज को कैसे बांटा जाता है आप जानते हैं कि हमारे यहां जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, तो लड़कियों को लड़कों को काम बांट दिए गए हैं। अगर तुम स्त्री हो तो घर में काम करोगी, चूल्हा चौका करोगी और ये सारे काम तुम्हारे हैं। तुम घर की चार दीवारी में रहकर खाना बनाओगी, बर्तन मांजोगी, साफ सफाई करोगी और बच्चों को पालोगी, है ना। अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारा काम क्या है कि बाहर की समाज का जो भी काम है वो तुम संभालोगे। ये परंपरा चलती आई है, इस तरीके से कामकाज को बांटा गया। लेकिन धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आ रहा है। औरतों को भी औरतों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है सरकार द्वारा, और समाज भी अब जागृत हो रहा है। लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है जिस स्तर तक समाज को जागृत होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे समझ पा रहे होंगे। ये जो भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव, देखिए लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे लैंगिक भेदभाव कहा जाता है। लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव। आप देखते हैं आज भी देश के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जानते हैं, लड़कियों को फ्रीडम नहीं है, वो पढ़ने नहीं जा सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो लड़कियों के साथ में लड़कों से उन्हें कम आंका जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नारीवाद आंदोलन। क्योंकि ये सारी चीजें यानी स्त्रियों को पुरुष की अपेक्षाकृत कम आंका जाता है, इसलिए समय समय पर नारीवाद आंदोलन होते रहे हैं, यानी कि नारियों को आगे लाने के लिए आंदोलन किए गए। अब हम यहाँ जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, महिलाओं के साथ भेदभाव। महिलाओं के साथ क्या भेदभाव होते हैं ये जानेंगे। देखिए, महिलाओं के साथ मेनली ये भेदभाव होते हैं। अब समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर केवल 64% है महिलाओं की, है ना। किंतु पुरुषों की अगर लिटरेसी रेट देखें वो है 80%। अब देखिए, भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? भेदभाव हुआ ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता दर जो स्त्रियों की है वो है 64%, और पुरुषों की अगर बात करें तो 80% है। आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव है। आप जानते हैं कि गांव आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जहां लड़कियों को बस 10th कर ली, 12th कर ली, बस अब क्या करोगी, तुमको तो वही घर के काम करनी है। ये सोच हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिष्ठित नौकरियों में कम अनुपात। किनका? स्त्रियों का, लड़कियों का अनुपात कम है। सीधी सी बात है, प्रतिष्ठित नौकरियों में तो अनुपात कम होगा ही जब उनको ठीक से पढ़ने नहीं दिया गया। प्रतिष्ठित नौकरियां का मतलब है जो आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े पोस्ट हैं, अच्छी डॉक्टर्स, है ना, और बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर, ये सब प्रतिष्ठित नौकरियां हैं, है ना। इनमें अनुपात जो है वो कम है स्त्रियों का। लेकिन सन 2010 और 12 के बाद देखें तो स्त्रियों ने उनके बदलाव आया है, यानी कि प्रतिष्ठित नौकरियों में भी उनकी संख्या बढ़ने लगी है, लेकिन उस स्तर की नहीं जिस स्तर की होनी चाहिए, है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है राजनीति में जनसंख्या प्रतिनिधि अनुपात कम। ये टॉपिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझिएगा क्या है।
राजनीति में जनसंख्या प्रतिनिधि। सबसे पहली बात बच्चों, जनसंख्या प्रतिनिधि क्या होता है? जनसंख्या प्रतिनिधि वो होता है जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अब मैं समझाता हूं, मान लीजिए आपके गांव, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपके यहाँ का प्रधान आपका जनसंख्या प्रतिनिधि है। अगर आप किसी कस्बे में रहते हैं तो वहां का चेयरमैन आपका जनसंख्या प्रतिनिधि है। अगर आप किसी नगर पालिका में रहते हैं तो वहां का जो जो वहां का नगर अध्यक्ष है वो आपका जनसंख्या प्रतिनिधि है। यानी कि जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक, लोकसभा के सदस्य यानी सांसद, ये सब कौन है? जनसंख्या प्रतिनिधि है। तो राजनीति में जनसंख्या प्रतिनिधि अनुपात कम है, ये बहुत कम है। देखिए अब मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको, 543 सीट है लोकसभा में, 543, जिनमें से केवल इस बार 2019 लोकसभा सत्र में 78 सांसद जो थी वो लेडीज थी। अब सोचिए जब औरतें कम होंगी राजनीति में तो क्या औरतों की आवाज को पुरुष उतनी अच्छी तरीके से उठा पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से औरतें उठा सकती हैं? नहीं उठा पाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये 40 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है ना? तो देखिए कितना कम है। ये जो अनुपात है स्त्रियों का राजनीति में वो बहुत कम है। ठीक है, समझ में आया? ये क्यों कम है? क्योंकि स्त्रियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन आज बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। आगे देखिए, लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1000 लोग रहते हैं, किसी गांव में 2000 लोग हैं। 2000 लोगों में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? अगर वहां पर 1000 पुरुष 1000 महिलाएं हैं तो वहां पर अनुपात समान है, समझ रहे हैं? और 1000 पुरुषों पर अगर कहीं 940 महिलाएं हैं तो वहां का महिलाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? महिलाओं का अनुपात वहां कम हो गया पुरुषों की अपेक्षा कर। समझ में आया? ओके, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण हत्या, इसके बारे में आप सबने सुन रखा होगा। भ्रूण हत्या के बारे में आप सब जानते हैं। भ्रूण हत्या क्या होता है? वॉम्ब किलिंग। देखिए क्या होता है कि जो लोग हैं वो रूढ़िवादी सोच के लोग आज भी हैं हमारे समाज में। वो ये चाहते हैं कि हमें पुत्र हो, लड़का हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस लड़की के लिए लड़की कहां से लाएं, है ना? इसलिए वो भ्रूण की जांच कराते हैं, यानी कि मां के गर्भ में ही, प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में ही बच्चे की जांच कराई जाती है, वो लड़का है या लड़की। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये दंडनीय अपराध है वैसे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अगर वो लड़की होती है तो उसे मरवा देते हैं। तो ये भ्रूण हत्या है, समझ रहे हैं? ओके, इसी के कारण लिंगानुपात कम है। लड़कियों की संख्या इसी कारण हमारे देश में कम है। ओके, समझ में आया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था प्रति 1000 पुरुष पर अगर आंकड़ा निकाले तो 940 स्त्रियां थी। ओके, आगे यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। महिलाओं के साथ साथ क्या क्या भेदभाव होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उनकी साक्षरता कम है, उनकी साक्षरता केवल 64% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता 80% है। प्रतिष्ठित नौकरियों में कम अनुपात है। राजनीति में जनसंख्या प्रतिनिधि अनुपात कम है, लिंग अनुपात कम है और भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूं, वो आप सुन लें, इसे समझ लें। महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म या उनके साथ हो रहे उत्पीड़न वो आम बात हो गई है। आप भी देखते होंगे, अखबार उठा के देख लें तो आप देखते हैं हर जगह कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहे हैं। तो ये चीज, ये सब क्या है, किस वजह से हो रहा है? ये महिलाओं के साथ भेदभाव के कारण हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका 3 नंबर में आता है तो आप कितने पॉइंट्स लेके आएंगे? पूरा हो जाएगा। 5 नंबर में आता है तो आप इनके अंदर थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हैं, और बनाना आपको आता है। लैंग्वेज कैसे बनाते हैं वो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, महिलाओं के प्रति असमानता हटाने के उपाय। ये तो हो गए भेदभाव, यानी असमानता तो है, लेकिन आप उनको हटाया कैसे जाए? बात है इनको हटाने की। तो देखिए, महिलाओं में जागरूकता फैलाना, महिलाओं को जागरूक करके या महिलाओं में जागरूकता फैलाना। महिलाओं में जागरूकता कैसे फैलाई जाएगी? देखिए, जो महिलाएं उन्हें बताया जाए कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं, आप किस किस क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं,
आप केवल इस चूल्हे चौके के लिए, इस परिवार को संभालने के लिए नहीं बनी, आप देश की अर्थव्यवस्था में, देश को आगे बढ़ाने में भी सहयोग कर सकती हैं। तो ये महिलाओं को अगर जागरूक किया जाए, और जागरूक किया गया है, शिक्षा के माध्यम से उनको जागरूक किया गया है, आज वो आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से बेहतर कर रही हैं लड़कियां। आगे देखिए, शिक्षा पद्धति में सुधार। शिक्षा पद्धति में किस प्रकार का सुधार की जरूरत है कि जो हम पुरुष लोग हैं, हम जो लड़के हैं, हमें सिखाया जाना चाहिए कि लड़कियां और लड़के सब बराबर हैं, सभी को समान रूप से अधिकार होने चाहिए सारे, और हैं। लेकिन हम रूढ़िवादी परंपराओं को अब तक लेके चल रहे हैं, अगर लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, तो शिक्षा पद्धति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, केंद्र राज्य स्वशासन समुचित आरक्षण देकर, जो केंद्र और राज्य का स्वशासन है, समुचित आरक्षण देकर, ये क्या है समझिए, केंद्र और राज्य में उनको आरक्षण दिया जाए, जॉब में उनके लिए स्पेशल सीट हो, इसका मतलब ये है। अब बात आती है महिलाओं को संरक्षण। महिलाओं को संरक्षण हमारा संविधान भी देता है, अनुच्छेद, देखिए हमने लिख दिया केवल, इसका पूरा मतलब अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 में लिंग भेदभाव वर्जित बताया गया है। लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान भी कहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आगे समझते हैं भारत सरकार द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने के कदम, यानी उनके साथ जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है उनको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। वो क्या क्या कदम है उनके बारे में जानते हैं। दहेज वर्जित, आप जानते हैं हमारे समाज में दहेज एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, वो वर्जित कर दिया, यानी कि उस पर रोक लगा दी गई है पूर्ण तरीके से। सरकार की नजर में दहेज लेना और देना दोनों पाप है, किंतु ये चीज अप्लाई हो नहीं पा रही है समाज में, आप भी जानते हैं। अच्छा देखिए, दहेज के कारण बहुत सी हमारी बहनें, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई, जिनको जला दिया गया। तो दहेज हमारे समाज के लिए अभिशाप है, इसलिए सरकार ने इसको वर्जित कर दिया, इस पर रोक लगा दी। दूसरा, परिवार में संपत्ति का बराबर हक। देखिए, परिवार में संपत्ति का बराबर हक का मतलब है कि कोई भी लड़का और लड़की दोनों का अपने पिता की संपत्ति को बराबर हक है। मान लीजिए कि कोई पिता जिसके पास अगर 1 करोड़ की कोठी है, तो उस कोठी में उसके पास 2 बच्चे, एक बेटी और बेटा, तो दोनों के का उस पर बराबर हक है। ये नहीं है कि पूरी कोठी उस लड़के की है, लेकिन बहनें इतनी उदार होती हैं कि वो अपने भाइयों को अपना हक भी दे देती हैं। तो कोई भी लड़की क्लेम कर सकती है अगर वो चाहे तो अपनी संपत्ति के लिए। ओके, आगे देखिए, महिला सशक्तिकरण है ना, वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है, ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, महिलाएं आगे आ सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है, आगे राजनीति में आरक्षण। महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया गया है। कुछ सीटें जो होती हैं वो स्पेशली महिलाओं के लिए होती हैं, उन पर केवल जो प्रत्याशी होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। प्रत्याशी का मतलब जो चुनाव लड़ते हैं उम्मीदवार। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे, विद्यालय के अतिरिक्त अन्य शिक्षा। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको विद्यालय के अतिरिक्त कुछ अन्य शिक्षाएं भी दी जा रही हैं, जैसे मार्शल आर्ट सिखाना, सेल्फ डिफेंस, ये सब चीजें क्या है उनके लिए सहायक हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हम इतना ही समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इससे आगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में धर्म के बारे में, है ना। आज हमने बात की लैंगिक मुद्दों के बारे में। थैंक यू सो मच।